अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में ठीक था, मैं उतने ही नंबर लेके आता था जितने नंबर से आप अगली क्लास में जा सको। अच्छा, मतलब 50%, 60%, 80%, 70% कितने लेके आते थे? मतलब मुझे याद है मेरा टारगेट ही रहता था कि उतने नंबर आपके आने चाहिए जिससे आप अगली क्लास में जा सको। अच्छा। ज़्यादा नंबर लाएंगे तो भी अगली में जाना है, नॉर्मल लाएंगे तो भी अगली में जाना कहाँ तक पढ़ने के बारे में सोचा था वैसे आपने? है। जितना पढ़ने के बारे में सोचा था उतना पढ़ देगा, उसके बाद ही नौकरी लग गई। नौकरी लग गई। तो आपके घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा हैं, भाई है, एक छोटी सिस्टर है। तो आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी पहले बिजली बोर्ड में नौकरी किया करते थे, और उसके बाद रिटायर होने के बाद अपना घर में ही खेती हुई थी। सरकारी जॉब था? हाँ। तो आपने भी खेतों में काम किया है? हाँ, बहुत किया है। मजा आता है खेती में काम करने में? हाँ हाँ, बिल्कुल अभी भी कर बहुत। लेते हो? अभी तो कभी कभार मौका नहीं मिलता लेकिन। अच्छा। नहीं, गांव की दुनिया ही अलग होती है। गांव का जो कल्चर है और जो गांव में रहने का जो मज़ा है वो अपने आप में अलग है। दुनिया में हर चीज़ का अलग अलग मज़ा है। तो महिपाल सर, फिर आपने जैसे पढ़ाई लिखाई कर ली थी तो आप पहले बचपन में क्या सोचते थे कि मैं क्या बनूंगा? बचपन में हमारे इलाके के अंदर एक शेखावाटी इलाका था। तो शेखावाटी में जैसे सिक्कर, चूरू, झुंझुनू के लोग सबसे ज़्यादा आर्मी में ही जाते हैं। अच्छा। तो जिस इलाके में जितने लोग जिस फील्ड में जाते हैं, तो तकरीबन उन लोगों का मकसद होता है कि उसी फील्ड में जाएं। तो मैक्सिमम हमारे इलाके के लोग जैसे 10वीं 12वीं हो जाती थी, उसके बाद वही दौड़ते थे, भागते थे, फौज पुलिस की तैयारी करते थे। तो वही हमारा ड्रीम था कि कुछ ना कुछ, या तो फौज में, नहीं तो पुलिस में, पुलिस में नहीं तो बैंक में, कहीं ना कहीं तो नौकरी लगी जाएगी। मतलब आपका सपना बचपन से ही सरकारी जॉब का था? हाँ। बिजनेस का नहीं था? नहीं नहीं, बिल्कुल सरकारी जॉब का? बिजनेस हमने किया नहीं, हम जानते नहीं बिजनेस क्या होता है। अच्छा, मतलब आप बचपन से सोचते थे कि बस मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। हाँ, कुछ ना कुछ नौकरी लग जाए, जो कि आपकी सरकारी लग सरकारी गई। या प्राइवेट, जो जो भी कि हो। आपकी लग भी गई। बिल्कुल। किस में लगी? मैं भारतीय सेना में 2001 में भर्ती हो गया था। 2001 में? तो किस रैंक में भर्ती हुए थे आप? वहाँ मैं सिपाही था। अच्छा। और किस कोर में थे? जाट रेजिमेंट। कौन सी जाट? 14 जाट। 14 जाट। जाटों के वैसे बड़ी बड़ी जाट रेजिमेंटों की बड़ी बहादुरी की गाथाएं हैं। और कारगिल युद्ध में भी जाट रेजिमेंटों ने बहुत बड़ा काम इस देश के लिए किया था, जो कि आज भी लोग उसे याद करते हैं। तो मेरे पास सर, जैसे अभी आपने कहा कि मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ही किया, तो फाइनल क्यों नहीं किया? जैसे मैंने बीए सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद मैं आर्मी की भर्ती देखने चला गया। जैसलमेर में हमारी एक रैली थी, और उसमें मैं भर्ती हो गया आर्मी में। तो उसके बाद में वैसे एक नियम है कि आप ड्रॉप करने के 3 साल के बाद में दोबारा से फॉर्म भर के और कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया। अच्छा। हाँ। सीधे नौकरी पे लग गए? हाँ, नौकरी पे लग गए, क्योंकि देखो हमारी मानसिकता थी, और मेरी क्या, सबकी मानसिकता होती है कि आम गाँवों में क्या होता है, तकरीबन दो तीन चीज़ें होती हैं कि या तो कोई भी लड़का तब तक पढ़ता है जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती है। अगर नौकरी नहीं लगती है तो वो तब तक पढ़ता है जब तक शादी नहीं होती है। तो 2001 में मेरी शादी भी हो गई और नौकरी भी लग गई, तो मुझे लगता है कि अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोनों गोल पूरे हो गए। शादी पहले हुई या नौकरी पहले लगी? पहले शादी हुई। पहले शादी हुई, उसके बाद नौकरी लगी। वो। मतलब शादी आपके लिए लक्की रही, इसका मतलब। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, नौकरी आपकी जरूरत थी, आपके परिवार की जरूरत थी? उस टाइम पापा ने कहीं से बताया कि फौज की भर्ती आ रही है, मैं देखने चला गया, और मैंने मेरी लाइफ में एक ही भर्ती देखी है। फर्स्ट में पास? हाँ, बेस्ट। वैसे तो महिपाल जी, आज भी आप एक फौजी जवान की तरह ही दिखते हो, एकदम फिट चुस्त दुरुस्त। लेकिन अभी आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। देश में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में लोगों के बहुत बड़े आइडल हो। अच्छा, मैंने जितना मुझे आपके बारे में रिसर्च किया है, मुझे ये पता है कि आपने नौकरी करते करते ही डायरेक्ट सेलिंग चूज करी। हाँ, तो ये बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग आपकी नौकरी करते करते आपकी लाइफ में कैसे आई? ये भगवान का आशीर्वाद बोल सकते हैं। जी। फिर भी हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। कि नौकरी भी ऐसे ही आई, मैंने पहली बार किसी ने मुझे बताया कि जैसलमेर में रैली है, मैं देखने चला गया, भर्ती हो गया। और डायरेक्ट सेलिंग भी कोई मुझे प्लान देने नहीं आया था। अच्छा। हाँ। हमारे क्या होता है, आप तो आर्मी में रहे हो, अच्छी तरह सब जानते हैं। बीच में आर्मी की यूनिट जो है एक्सरसाइज के लिए जाती है जी। राजस्थान में। तो हमारी यूनिट एक्सरसाइज के लिए गई हुई थी, और कुछ लोग रियर में रहते हैं, 20 30 40 50 लोग। और दोपहर में मैं लंगर में खाना खाने जा रहा था। लंगर यानी फौज का रेस्टोरेंट जहाँ पे खाना खाने सारे लोग जाते। और हमारे एक ऑफिस था, उस ऑफिस में दो लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही थी, मैं ज़बरदस्ती बिन बुलाए मेहमान बन के घुस गया। अच्छा, दो लोग आपस में बात कर रहे थे? हाँ। कोई और किसी और को प्लान समझा रहा था। तो जो समझ रहा था उसको मैं जानता था, क्योंकि वो मेरी यूनिट का था। और जो समझा रहा था उसको मैं जानता नहीं था, मैं तो पहली बार देखा था। और बिजनेस प्लान तकरीबन कंप्लीट हो चुका था, वो मेरा जो जानने वाला था वो मना कर रहा था, और वो उसको कन्विंस कर रहा था। हम्म।
अब हुआ क्या कि वो तो कन्विंस नहीं हुआ और मैं खड़े खड़े मैंने 2-3 मिनट प्लान देखा, उसने एक दो बातें ऐसी बोली कि यहाँ पे कुछ लोगों के नाम बताए कि आर्मी में ही नौकरी करने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने आज यहाँ से गाड़ियाँ मेंटेन कर रहे हैं, नौकरी छोड़ दी। और मुझे सरप्राइज लगा कि यार आर्मी में नौकरी करने वाला, और ये 10-12-15 साल पहले रिटायर होने के बाद हमने देखा है बहुत सारे लोग एटीएम के बाहर ड्यूटी देते हैं, एसबीआई बैंक के बाहर ड्यूटी करते हैं, और ये आदमी नौकरी छोड़ के गाड़ी में घूम रहा है, तो चमत्कार है। और मैंने उससे पूछा, यार रियली ऐसा होता है? उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा हमारा फॉर्म भरो, हमारी ज्वाइनिंग लगाओ। पूरा प्लान मैंने सुना आपने? इतना ही सुना ना, इतना पर्याप्त था। इतना ही सुना कि भाई आर्मी वाले हाँ, यहाँ। कोई आर्मी का सिपाही है जिसने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ के आज गाड़ी में घूम रहा है, तो बस इतना पर्याप्त था। इतना से सुन के हाँ, जब और मैंने ज्वाइन कर लिया हम्म, तो जो मेरे जानने वाला था उसको भी बताया उसने कि देखिए यहाँ पे 2 लोग चाहिए होते हैं, एक आ गया, दूसरा भी तेरे साथ, उसका विश्वास बढ़ा। अब हुआ क्या, उसने मेरे बाद में फॉर्म भरा, लेकिन वो मेरा अपलाइन बन गया, मैं उसके डाउन में ज्वाइन हो गया। अच्छा, वो भी आपसे मोटिवेट होकर ज्वाइन हुआ कि उन्हें उसने भाई देखा कि 50% काम उसका हो गया। आपकी डायरेक्ट सेलिंग की ज्वाइनिंग बड़ी इंटरेस्टेड है महिपाल जी। तो महिपाल जी, आर्मी में रहते रहते ही आपने काम शुरू कर दिया? हाँ बिल्कुल। तो आर्मी में रहते रहते आप कैसे काम करते थे? आर्मी की नौकरी में तो बोलते कि 24 घंटे में से 18-20 घंटे तो आर्मी को ही देने पड़ते, तो आपने डायरेक्ट सेलिंग को वहाँ कैसे टाइम दिया? तो मैंने एक चीज़ वहाँ महसूस की कि कभी कभी सेना की नौकरी में जवान जब कम हो जाते हैं तो किसी किसी जवान की एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगती है। और मुझे एक चीज़ महसूस हुई, जब आप बाई ऑर्डर एक्स्ट्रा ड्यूटी 3 घंटे 4 घंटे कर सकते हो तो अपनी मर्जी से भी कुछ काम करना चाहिए। और मैं जो टाइम मैनेज करता था उसका एक तरीका था मेरे पास। शाम के टाइम पे जब हमारे सारे लोग सो जाते थे, और आर्मी में क्या होता है मैक्सिमम मच्छरदानी लगा के सोते हैं, तो रात को 8-9 बजे जब सारे लोग सो जाते थे तो मच्छरदानी के नीचे जो काले वाला कंबल होता है आर्मी वाला, उस काले वाले कंबल के नीचे तकिया लगा के उसको ऐसे बना देते थे जैसे आदमी सो रहा है। और चुपके से मेरी साइकिल लेके तारों के बीच में से निकल के 2-3 घंटे, उस टाइम मैं मेरठ में था और मेरठ में प्लान देने जाया करता था, रात को 11, 11:30, 12 बजे वापस आता। मेन गेट से आ नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ मैंने महसूस की है और ज़िंदगी में कि जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हो तो लोग आपका साथ देने वालों की बजाय आपको पीछे खींचने वाले हमेशा तैयार रहते हैं। तो सही। गेट के ऊपर बहुत सारे लोग इंतजार करते थे कि आज कहीं से आएगा तो पकड़ेंगे और रिपोर्ट लगाएंगे। और फौज में एक बड़ी मुश्किल है रिपोर्ट लगने वाला काम, ये पर्सनल है। तो मैं तारों के नीचे से बीच से निकल के आ जाता था साइकिल को अपनी कहीं रास्ते में छुपा के, और वापस चुपके से आके वापस लाइन में सो जाता। इस तरह से कर करके हमने टाइम मैनेज किया। साइकिल से शुरू किया? हाँ, साइकिल हुआ करती थी। साइकिल पे कितने किलोमीटर घुमा देते थे साइकिल एक दिन में? साइकिल तो पूरे मेरिट के चक्कर मैंने साइकिल से लगाई। पूरे मेरठ के? हाँ, पूरे मेरिट के साइकिल से। साइकिल पे जाते शर्म नहीं आती थी? नहीं नहीं, कोई शर्म नहीं। आज की बात नहीं है ना, आज से 17-18 साल पहले अगर बात करें तो साइकिल एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। साइकिल होना भी 17-18 साल पहले तो बहुत बड़ी बात थी। और मैंने तो सेकेंड हैंड साइकिल ली थी तकरीबन 450 रुपये में। मेरा एक साथी था जो कि पोस्टिंग आ गई थी तो इसलिए थोड़ी सस्ते में दे गया, और उसी साइकिल से शुरू। बहुत प्रेरणादायक आपकी ये स्टोरी है कि साइकिल से शुरू करके आज आप कहाँ तक पहुँचे हो, किस मुकाम तक पहुँचे हो, और आज आप क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी कारें अफोर्ड कर रहे हो, पूरा देश जानता है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा महिपाल जी, एक बात और बताओ, जब ये डायरेक्ट सेलिंग थी आपकी ज़िंदगी में आई तो नौकरी करते हो कितने साल हो गए थे? तकरीबन उस टाइम 7.5 साढ़े 7 साल हो गए थे। 7.5 साल। फिर आपके बारे में ये प्रचलित है कि महिपाल जी ने डायरेक्ट सेलिंग में आने के कुछ ही दिनों बाद नौकरी छोड़ दी। तो मुझे ये बताओ कि जब आपने नौकरी छोड़ी तो उस टाइम पे एक तो आपकी इनकम क्या थी, और शादी, जैसा कि आपने बता चुके हो कि शादी हो चुकी, तो बच्चे भी हो चुके थे? हाँ, कितने बच्चे थे? एक बचा। एक बच्चा था। तो जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी थी, परिवार की जिम्मेदारी भी थी। तो कितने कितने कम कम समय में आप इतने ज़्यादा पैसे कमाने लगे कि आपने एक सरकारी नौकरी छोड़ दी? नहीं नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा था मैं। तकरीबन 8.5 साल मैंने नौकरी की आर्मी में। 2009 जुलाई में मैंने जॉब छोड़ी थी। और उस समय सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मेरा बिजनेस ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 5-6 हज़ार रुपये वीकली का चेक आता था। 5-6 हज़ार रुपये हाँ, वीकली? एज एवरेज 25-26 हज़ार रुपये, 28 हज़ार रुपये के आसपास का इनकम का एवरेज आता था। और उस टाइम सिचुएशन ऐसी बनी कि हमारी बटालियन की पोस्टिंग आ गई लेह लद्दाख ग्लेशियर, और वहाँ सबको जाना पड़ता है। वहाँ ना कोई जान पहचान, ना फ़ोन, कुछ भी नहीं होता था वहाँ, तो कनेक्शन ही कट जाते सब लोगों से। और मेरे पास वो एक वक्त ऐसा आया कि या तो मैं अपने आप को कंफर्ट समझूं और बटालियन के साथ आगे चला जाता हूं, लेकिन 2-3 साल बाद जब वापस आऊँगा तब तक वो पिछले 1-1.5 साल में मेहनत करके जो साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश की है उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि 3 साल तक ना वहाँ फ़ोन रहता ना कुछ और रहता। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं अपने आप को फुल टाइम उतारूँ
और ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को प्रूव कर पाऊँ। और इसलिए मैंने 8.5 साल की जॉब को छोड़ के और फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। हार्ड डिसीजन था? नहीं, इतना हार्ड तो नहीं था। इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि भाई मैं पक्का कामयाब हो जाऊंगा? वो इसलिए था कि जब मैं दौड़ा तो मेरे दौड़ने की वजह से मैं फौज में भर्ती हो गया। इसका मतलब मुझे दौड़ना आता था। जब मैंने प्लान दिए तो प्लान देने के बाद में कुछ टीम बनाई, 5-6 हज़ार रुपये वीकली आ सकता था। तो मुझे पता था कि जब मैं पार्ट टाइम में 5-6 हज़ार रुपये वीकली कमा सकता हूँ तो फुल टाइम आऊँगा, टाइम ज़्यादा दूंगा तो 5 से 10-20-50 हज़ार रुपये की इनकम आ जाएगी। बहुत इंस्पिरेशनल आपकी कहानी है महिपाल जी, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी छोड़ना, इतना बड़ा डिसीजन लेना, परिवार होते हुए, जिम्मेदारियां होते हुए आसान नहीं आता। लेकिन रियली अब तो कुछ कह सकते हैं कि अगर ये डिसीजन तो सही हुआ है कि आप आज इस मुकाम पे हो, और इससे तो बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा कि हार्ड डिसीजन ज़िंदगी बदलते हैं। मैं ये कह सकता हूँ उस टाइम मैं समझदार नहीं था, पागल था। समझदार होता तो सही डिसीजन नहीं ले पाता। हार्ड डिसीजन होता है सरकारी जॉब को छोड़ना। और वो ऐसे भी नहीं थे कि आप 2-4 लाख का 20-25 हज़ार रुपये के लिए छोड़ना, वेरी लेकिन टफ डिसीजन, बट कॉन्फिडेंस तो कुछ अलग ही लेवल का था आपके अंदर कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया। और आज वही डिसीजन है कि जिस मुकाम पे आज आप बैठे हो उस डिसीजन की वजह से बैठे हो। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी जानने की, बड़ा अच्छा हुआ आपने मुझे बताया, और जनता को भी ये पता चलेगा कि आप सिर्फ इतने छोटे से चेक पे आप इतनी बड़ी नौकरी को छोड़ के आ गए थे। बहुत बड़ी बात है महिपाल जी। महिपाल सर, अपने जीवन की कोई ऐसी घटना बताइए जिसने आपको इतनी मेहनत और इस मुकाम पर आने के लिए प्रेरित किया हो, क्योंकि जितने भी महान लोग हुए हैं आप भी उनमें से एक हो। महात्मा गांधी, तो उनके साथ अंग्रेजों ने बोला बाहर फेंक दिया ट्रेन से, तो उन्होंने इतिहास रच दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इतिहास रच दिया। भगत सिंह ने इतिहास रच दिया जब उसके दिल पे कोई बात लगी। ऐसी कोई घटना तो हुई होगी जो आप भी इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया और इतिहास रच दिया। कौन सी ऐसी घटना जिसने आपको इतना प्रेरित किया कि यार मुझे जीवन में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है? देखिए, मैं स्पेशल तो एक कोई घटना नहीं बता सकता, लेकिन एक कॉमन बात जरूर बता सकता हूँ जो कि हर आदमी के जीवन में होती है। जब एक इंसान नौकरी करता है तो नौकरी करने से पहले उसके सपने बड़े अलग होते हैं कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा। बहुत बड़ी बड़ी सोच रखता है। मैं गाड़ी लूँगा, अपने फ्लाइट में जाऊँगा, मतलब अलग अलग तरह की डिफरेंट, हर आदमी नौकरी करने वाला सोचता है सब। लेकिन जब 30 तारीख के बाद उसकी सैलरी आती है तो पता चलता है कि जो उसकी सपने और चाहते हैं वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन वो सैलरी और वो जो इनकम है वो उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जब कुछ साल हो गए, 6-7 साल तो वो जॉब करते करते, और तब ऐसा सोचा करते थे कि हर महीने जो सैलरी मिलती है उससे तो सिर्फ गुजारा होता है, बैलेंस तो कुछ है नहीं, चाहते और सपने तो कभी पूरे हो ही नहीं रहे। तो एक तड़प थी, मन ही मन एक विचार आता था कि अगर भगवान ने कभी मौका दिया और कुछ अलग करने का तो शायद कुछ ऐसा करेंगे कि अपने आप को प्रूफ कर पाए। बस एक कॉमन ऐसी थी, मैं कोई सिंगल ऐसे नहीं बता पाऊंगा कि एक कोई ऐसी घटना थी। तो सपने जैसे थे, तो सपनों की पहली कार आपने डायरेक्ट सेलिंग मान के कितने दिन बाद ली? सपनों की मैंने तकरीबन जॉब के साथ साथ इस बिज़नेस करते हुए मैंने 1.5 साल बिज़नेस किया। उसके बाद मैंने जुलाई 2009 में जॉब छोड़ दी थी, और जुलाई अगस्त 2009 में ही मैंने मेरे जीवन की पहली कार स्विफ्ट डिज़ायर ली थी। इतना पैसा कमा चुके थे आप? नहीं, पैसा नहीं कमा चुके थे, मैंने अलग अलग जगह से मैनेज किया। कुछ उधार पे लिए, कुछ ब्याज पे लिए, कुछ इधर उधर से मैनेज किए, और कैसे भी करके। और पहली गाड़ी का मेरा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं कैश में उसको लेके आया था। तकरीबन 7 लाख के आसपास की वो गाड़ी आती थी उस टाइम। अभी वर्तमान समय में हो सकता है थोड़ी ज़्यादा आती हो। और सबसे नीचे का जो मॉडल था स्विफ्ट डिज़ायर का, वो सबसे सस्ती वही आती थी, और कैश में मैं लेके आया। तो उधार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? गाड़ी बाद में भी ले सकते थे आप। नहीं, हमने ये सोचा कि हम इस बिज़नेस में आए तो सपने पूरे करने के लिए हैं। अब जब सपने आपके गार के और आप सपने ही नहीं पूरे कर रहे हो तो फिर अंदर से एक जवाब आया कि आखिर इस बिज़नेस में आए क्यों। तो मैंने कैश इकट्ठा किया, ब्याज ब्याज पे पैसे लेके इधर उधर से कैसे करके, कुछ थोड़े बहुत पैसे मेरे पास में थे, और कई लोगों से पैसे लिए। उसके बाद में पहली कैश निकाल। पहले कार आपकी स्विफ्ट डिजायर थी? हाँ, 25,000 रुपये उसको मैंने अलग से दिए, क्योंकि वेटिंग में आया करती थी वो गाड़ी। अच्छा। आपको फिर टाइम दूसरी जल्दी कार लेने कौन के सी लिए ली? हैं। दूसरी कौन सी कार थी? दूसरी तो काफ़ी टाइम बाद में ली थी, वो कौन सी थी? वो शेवरलेट की क्रूज गाड़ी। तो आपने गाड़ियां बहुत ले रखी है ना, पूछना पड़ेगा कौन कौन सी गाड़ी कब कब ली थी। हाँ, शेवरलेट क्रूज मैंने ली थी 2012 में। 2012 में। क्रूज भी अच्छी कार थी, मेरे पास भी क्रूज ही थी। सुपर कार।
अच्छा महिपाल सर, फिर आपने गाड़ी कैश में क्यों ली? गाड़ी तो आराम से किस्तों में मिल जाती है। कैश में इसलिए कि मुझे पता ही नहीं था गाड़ियों पे लोन होता है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि कार पे लोन भी होता ये है। भी नहीं पता था आपको? ना, मुझे नहीं पता था। मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि कारें जो जितने भी लोग लेते हैं ये लोन पे ही लेते हैं। मैं तो ऐसा मानता था बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैनों को बैंक लोन देते होंगे, हमें कौन लोन देगा। अच्छा। इस, वास्तव में नहीं पता था कि कार पे लोन होता है, इसलिए इसलिए। आपने इधर उधर इतने पैसे हाँ, इकट्ठे नहीं तो फिर किए। ब्याज पे क्यों लेता। हाँ तो सही बात है, लोन हो जाता है कार पे नहीं, तो। मुझे नहीं मालूम था, उस समय नहीं मालूम था 2009 में कि कार के ऊपर भी लोन होता है। अच्छा महिपाल सर, आपने जिस कंपनी में पहली डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी उसमें भी अच्छा मुकाम हासिल किया, अच्छे रैंक हासिल किए, उसमें भी लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो भी आपने कमाए, उसके बाद आपने एस्लीपियस वेलनेस को क्यों चुना? देखिए, जब शुरू किया काम को, तब हम लोग इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी जानते नहीं थे। कि हम लोग तो आर्मी में नौकरी करते थे और धीरे धीरे जैसा किसी ने बताया वैसा काम पे लग गए। लेकिन धीरे धीरे वक्त बोलते हैं ना, वक्त सिखा देता है। कुछ समय बीतता, 4-5 साल, तो धीरे धीरे कुछ सिखलाई आई, सीखने लग गए इधर उधर से। तब तक धीरे धीरे इंटरनेट भी चलने लग गया, मोबाइल वगैरह में भी चेक कर लेते थे। तो हमने ऐसा देखा कि इंडिया में भी कुछ लोग हैं, बाहर के भी कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में मंथली इतनी इनकम ले रहे हैं जितनी आज तक उतनी तो हमने सोची ही नहीं। और हम तो एक सीमित लिमिटेशन में बैठे थे और हमारा गोल ये था कि हमें इस इनकम पे जाना है। और जब अलग अलग नेटवर्कर्स को देखा, चाहे वो कुछ इंडिया से थे कुछ बाहर से भी थे, गूगल पे सर्च किया, कहीं उनके पोस्ट वगैरह से पता चला, यूट्यूब वगैरह से, तो ऐसा लगा कि दौड़ तो बहुत लंबी है। और फिर एक विचार अंदर से आया कि जब दौड़ इतनी लंबी है और लोग इतने अचीवमेंट बड़े बड़े ले रहे हैं, तो आखिर हम एक लिमिट में क्यों बंधे हुए हैं? आखिर वजह क्या है कि लोग इतने 50 लाख, 60 लाख, 1-1 करोड़, करोड़ों रुपए महीना भी कमा रहे हैं? तब ये सर्च करना शुरू किया। जब सर्च करना शुरू किया तो लगा कि कुछ न कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे मिस हो रही हैं, जो कि और अच्छा होना चाहिए। खराब नहीं बोलूँगा कि चीज़ें खराब है, लेकिन कुछ मिस हो रही हैं। जी। और फिर मैंने सर्च करना शुरू किया। तो हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट्स देखा जाए कि कैसे असली पेस, आपने सवाल किया कि असली पेस वेलनेस में ही क्यों शुरुआत की। उसके पीछे के एक एकदम से नहीं की, ये एक कई महीनों का एक रिसर्च था, एक समझ थी। धीरे धीरे वॉच किया और ये जानने की कोशिश की कि एक आदमी जब कहीं भी कामयाब होता है तो ये वैसे ही है जैसे एक गाड़ी होती है। तो कार के 4 पहिए होते हैं और चारों पहियों में 30-32 हवा होती है। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि टोटली मिला के 120 पॉइंट हवा है। लेकिन अगर 2 टायरों में 120 पॉइंट डाल दी जाए, 2 खाली रख दिया जाए, तो वो दौड़ नहीं पाएगी। अगर 2 टायरों में 40-40 डाल दी जाए, 2 में 20-20 डाल दिया जाए, तो वो चलेगी तो सही, लेकिन दौड़ नहीं पाएगी। तो हमारी हालत भी वही थी, लेकिन चल तो रहे थे। आपका रैंक तो पिछली कंपनी में भी बढ़ा था, हाँ, रैंक बढ़ा था। अचीवमेंट भी थी आपको। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि हवा तो 120 थी, दौड़ रहे थे, जो स्पीड थी उससे दौड़ नहीं पा रहे थे, चल रहे थे। तब हमने सोचा कि आखिर की ज़रूरत क्या है। तो समझ में आया कि सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग जो सीखा हमने, और जो लोगों को सिखाते भी थे, हमें ये सिखाते थे कि आपके पास में जो लोग आते हैं उनमें से मुश्किल से 10% लोग काम करते हैं, 90% लोग काम नहीं करते। लेकिन बाद में जब इस इंडस्ट्री को समझने की गहराई में जाने की कोशिश की तो पता चला कि अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, रिजल्ट है, और अगर प्रोडक्ट ऐसा है कि लोगों की नीड है और लोगों की ज़रूरत पूरी कर रहा है, उसकी वर्थ वसूल हो रही है और रिपीट लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 90% लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग तो आपके साथ नहीं करेंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट के यूजर बने रहेंगे। और जब वो चाहे हमारे साथ कोई डायरेक्ट सेलिंग करे, चाहे प्रोडक्ट का यूजर बने, दोनों ही कंडीशन में आपका बिजनेस जनरेट हो रहा है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा कंपनी जहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट कि एक बार मैं अपने प्लान से जाके अपनी स्किल के दम पे या मैं अपने दम पे प्रोडक्ट प्रमोट करूं, लेकिन अगली बार वो प्रोडक्ट अपने दम के ऊपर सेल करे। तो मुझे कई जगह सर्च किया तो लगा कि असली पेस वेलनेस का प्रोडक्ट इन मानकों पे 100% खरा उतरता है। असली पेस वेलनेस का एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आज मार्केट में, आयुर्वेद में अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, उस टाइम 7 प्रोडक्ट थे। और हम ये कहते हैं आज भी सीना ठोक के, और ये बात सत्य भी है कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में भी, मैं नहीं बोलता, हमारे लोग बोलते हैं कि आज असली पेस वेलनेस से अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। तो मतलब मैं ये समझूं कि आपके प्रोडक्ट कारण बना, हाँ, प्रोडक्ट एक ऐसा बोल सकते हैं कि 80% रोल प्रोडक्ट का रहा। कारण बना कारण स्विच करने के लिए। प्रोडक्ट बना, उसके साथ साथ फिर और भी रोल रहे, क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है,
तो प्रोडक्ट तो लोगों की डिमांड होगी, लेकिन आप प्रोडक्ट किसी को प्रमोट करके आ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो और उसके बदले आपको उसकी वर्थ ही नहीं मिल पा रही है, उस प्लान के अंदर पैसा नहीं है, प्लान या कंडीशंस ऐसी हैं कि जहाँ पे आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान में और कई, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ कंपनियों को जब देखा तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस थी, और एस्क्लेपियस वेलनेस का प्लान मुझे ऐसा लगा कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ 100% अनकंडीशनल प्लान, जहाँ पे कोई भी आदमी आके अपने एफर्ट्स लगा के और एक अच्छे मुकाम पे जा सकता है। अच्छा महिपाल जी, आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन लोग ये चर्चा करते हैं कि महिपाल जी इसलिए बड़े बने इतने कम समय में कि उनकी पुरानी कंपनी पूरी की पूरी उनके साथ आ गई थी, और उनकी पुरानी कंपनी में जो उनकी अचीवमेंट थी, जो नेटवर्क था, जो लीडर थे, वो सारे आपके साथ आ गए, और उन सब ने आके इतनी मेहनत करके फटाफट आपको इतना बड़ा बना दिया। ये कहाँ तक सच है? नहीं, लोग आपके साथ नहीं आते, आपकी सक्सेस के साथ आते हैं। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले दिन लोग नहीं आए थे। जी। मेरा डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी सिटीज़ में बिजनेस था, अलग अलग जगह, और शुरुआत में जब हमने शुरुआत की थी तो जम्मू से शुरुआत की थी, और कुछ लोग थे तकरीबन 15-20 लोग जिनके साथ में हम लोगों ने शुरुआत की। उन लोगों ने साथ दिया कि ठीक है सर, जो आप बोलते हो, अगर आप इस लेवल पे होने के बाद में आप बोल रहे हो कि कंपनी हमें चेंज करनी है और एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, तो हम भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और फिर क्या हुआ कि इस दुनिया में एक चीज़ है कि अच्छी चीज़ें बड़ी मुश्किल से समझ में आती हैं और गलत चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी पुरानी कंपनी के ही लोग थे, जो उल्टी सीधी बातें करने चले गए, और जितने 20 लोग मैं बता रहा हूँ, 20-22 लोग, उनमें से भी 50% लोग वापस पलटी मार के चले गए। हजारों का नेटवर्क नहीं आता आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, हजारों का नेटवर्क तो बना है, आया नहीं था? आया नहीं था, पलटी मार के चले गए। और ऐसे से वाकई ये लोगों को शायद पता नहीं होगा, हमारे साथ में कुछ अच्छे लोग भी आए, और किसी हमारे एक साथी को किसी ने ऐसे ही भड़का दिया कि ये जो प्रोडक्ट है ये पी के अगर कोई मर गया तो क्या होगा। और उसने भी डर के मारे अपने 100 SP के जो प्रोडक्ट लिए थे वहाँ जम्मू में, आज हमारे जम्मू का जो नेटवर्क है वो इस बात के लोग जानते हैं कि अपने घर से अपने प्रोडक्ट का डब्बा उठाया और सारे के सारे प्रोडक्ट वहाँ चिनाब नदी में डाल के आ गया। उसको एक डर बैठ गया कि कहीं प्रोडक्ट खा के मर ना जाऊँ। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोगों के साथ मिलना शुरू किया। एक साइड में अचीवमेंट आते गए, दूसरी साइड में लोग आते रह गए। और ये बात सत्य है कि उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनके सपने कहीं ना कहीं मेरी तरह थे, जो पूरे नहीं कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो सफलता चाहिए थी उस सफलता को पाने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही थी। उन लोगों ने साथ दिया। उन लोगों के साथ की वजह से मेरे जीवन में जो भी आज मैं जिस रैंक पे हूँ, उन लोगों ने साथ दिया, विश्वास किया। कंपनी का बहुत बड़ा रोल रहा, उस प्रोडक्ट का रहा, मैनेजमेंट का रहा, जिसकी वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाए। तो महिपाल सर, एक बात और बताओ, जब हम नए नए आते हैं किसी बिजनेस में तो एक ही तरह का जुनून, जज्बा एक अलग तरह का होता है, पागलपन होता है। जैसे कि आपने कहा मैं पागल था, तो फिर आपने एक जगह 5-7 साल काम किया, एक सफ़र आपका रहा, फिर आप एक जगह पर आए, फिर वही जोश वही जुनून रहा था बचा हुआ, या थोड़ा यहाँ पर आपको लगा कि नहीं उतनी मेहनत नहीं हो पा रही जितनी वहाँ हुई थी, या वो पागलपन वो जुनून नहीं है? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, और ये बहुत सारे लोगों की एक गलती की वजह से सक्सेस कहीं न कहीं दूर भी चली जाती है। जी। मैं हर दिन सुबह जब उठता हूँ तो अपने आप को फ्रेशर समझ के उठता हूँ। जब मैंने AWPL शुरुआत की थी तब मैं भूल गया कि पिछली कंपनी में मेरा क्या रैंक था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप पास्ट में क्या हो इससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया को सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप वर्तमान में क्या हो, प्रेजेंट में आपके प्रेजेंट में सही क्या हो। बात। मैं भूल गया। उसी दिन सेम टाइम मैंने पुराने रैंक वैंक जो भी टीम थी उसको कट कर दिया। मैंने अपने आप को फ्रेशर समझा और मैं फ्रेशर की तरह उठ गया। और मुझे याद है, शुरुआत के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने रात को 2 बजे तक 3 बजे तक गाड़ी चला के कभी हिमाचल में, कभी जम्मू में, कभी राजस्थान में, कभी हरियाणा में हम प्लान देने गए। उसके बाद मैंने इस फ्रेशर से इस तरीके से काम किया कि मैं जब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आया था तब भी शायद उतना काम नहीं किया होगा जितना मैं AWPL में आया। उस टाइम मैंने ज़्यादा फ्रेशर बना। उसकी वजह ये थी कि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जब भी आप कहीं दोबारा शुरुआत करते हो तो सबसे ज़्यादा लोग आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक बार तो तुक्का लग गया, हाँ दोबारा देखते हैं क्या होता है। सही बात। और मेरे सामने चैलेंज था कि अपने आप को ये प्रूव करना है कि पिछली बार तुक्का नहीं लगा, पिछली बार भी हमने मेहनत की है, आगे भी मेहनत करेंगे।
और लोग ये वेट एंड वॉच में रहते हैं कि अगर इसका कुछ अचीवमेंट आएगा तो हम साथ देंगे, अचीवमेंट नहीं आएगा तो फिर हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो मेरे पास में उस समय भी 20 लाख रुपए की शेवरलेट की क्रूज थी, लेकिन मैंने उस गाड़ी को अपने घर पे रखा क्योंकि जाना इतनी दूर था, अलग अलग जगह। और मुझे याद है रात को 2-2 बजे 3 बजे 10-10 घंटे जयपुर से लेकर मेरठ तक, जम्मू से लेकर पंजाब तक मैंने सरकारी बस में यात्राएं की है। और रात को जाके मैं भूल गया कि मुझे 5 स्टार होटल में ही रुकना है, नॉर्मल होटल रुका तो भी ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिला तो भी ठीक है। यानी मैंने अपने आप को बिल्कुल फ्रेशर बना लिया था। और एक आदमी की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी शुरुआत कर रहे हो तो आप ये भूल जाओ कि आप कल क्या थे। दुनिया को मतलब नहीं है कल क्या थे, दुनिया को मतलब है कि आज वर्तमान। मतलब परेशानियां जैसे कि अभी कहते हैं जो फ्रेशर आते हैं कि हमें परेशानी आती हैं, हमें ज़्यादा तकलीफें आती हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने भी खूब तकलीफें उठाई हैं, इतनी इतना बड़ा रैंक, गाड़ी, अचीवमेंट होने के बावजूद भी। नहीं, मैंने तकलीफ नहीं उड़ाई, अच्छा। क्योंकि आप तकलीफ पे फोकस करोगे तो आपको तकलीफ नज़र आएगी, और सक्सेस पे फोकस करोगे तो सक्सेस नज़र आएगी। तो मेरा तो माइंड ही नहीं था कि मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे तो मज़ा आ रहा था कि मैं कार लेके जब जाऊंगा तो रास्ते में मेरे बराबर वाली सीट पे कोई मिलेगा नहीं, मैं बात किससे करूंगा। अगर मैं रोडवेज बस में जाऊंगा तो मेरी सीट पे 2 लोग और बैठे हुए हैं, मैं अगली जगह पहुंचूंगा उससे पहले 2 दोस्त बनाऊंगा, उनको प्लान दूंगा, आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कोई ऐसी चुनौती रही उन दिनों में आपकी इस जर्नी में, कोई बड़ी चुनौती जो आपकी लगती हो हाँ मैंने बड़े चैलेंजेस फेस किए, कोई एक आधा चैलेंज बताओ। जब मैं AWPL में आया सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने ये थी कि जब मैं जिस कंपनी से आया वहाँ पे मुझे इनकम आ रही थी, जिस इनकम से मेरी कार की EMI जा रही थी, जिस इनकम से मेरा परिवार चल रहा था, और मेरठ में मैंने अपना खुद का जो घर लिया हुआ था उसकी भी EMI जा रही थी। और ये सत्य है कि आप में कितना ही बड़ा टैलेंट हो, आपके प्लेटफॉर्म में कितना ही दम हो, लेकिन एक दिन में चमत्कार नहीं हो सकता। जिस तरह से कारीगर कितना ही अच्छा हो, मटेरियल कितना ही अच्छा हो, लेकिन बिल्डिंग बनने में टाइम तो लगेगा ना। तो मैं ये जानता था कि टाइम तो लगेगा। और एक इनकम छोड़ के मैं जब यहाँ पे आया तो सबसे पहले एक चैलेंज ये था कि अपने आप को, जब तक मैं उस पुरानी इनकम पे नहीं आ जाऊँ, उसके आगे की सक्सेस बाद की बात है, तब तक अपने आप को कैसे मैनेज करना है, ये एक चैलेंज था। दूसरा, मैं अपने आप एक नई जगह मैंने स्विच किया है, मैं आया हूँ, मैंने अपने आप को प्रूफ नहीं किया है। तो जब प्रूफ कर पाते हो उसके बाद दुनिया आपकी बात सुनती है, लेकिन जब आप प्रूफ नहीं कर पाते हो उस समय लोग आपके विरोधियों की बात सुनते हैं। और विरोधी हमारे बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें उड़ाया करते थे, पता नहीं क्या क्या उड़ाया करते थे, हम तो नहीं बोलेंगे। हम बोलते हैं भगवान उनको इतनी लंबी उम्र दे और इतने साल जिए कि हम और आगे बढ़े, और वो हमारे बारे में बुराई करते रहे, उनकी बुराइयों से हम और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही। विरोधी होने जरूरी है, तभी हिम्मत और पागलपन बना रहता है। हाँ, भगवान उनको स्वस्थ रखे। तो आपने पहली साल में यहाँ क्या मुकाम हासिल कर लिया था? पहले साल में, एक साल में तकरीबन मैंने ब्लू डायमंड के आसपास का आई थिंक रैंक। करोड़पति बन गए थे पहली साल में? हाँ, एक साल में करोड़पति का जो रैंक है वो आपने अचीव कर लिया था? ब्लू डायमंड में बन गया। बहुत मेहनत करी थी इसका मतलब? नहीं, मेहनत मैं कह रहा हूँ, मेहनत नजर आती है। जब आप काम में रम जाते हो, वो काम आपका पैशन बन जाता है, तो वो मेहनत नजर ही नहीं आती। महपाल सर ये बताओ कि आज कई साल आपको काम करते हो चुके हैं, जितना मुझे पता है कि 2007-8 में आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करी, 16-17 साल हो गए, लेकिन आज भी आप 27-28 दिन कंटिन्यू काम करते हो, रोज करते हो, लगातार करते हो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा देश जानता है, लाखों लोग जानते हैं कि महपाल सर एवरीडे कहीं ना कहीं होते हैं, हर दिन कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको और ये जज्बा कहाँ से आता है? देखो, दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो काम जो करना था वो कर लिया, अब तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, अब तो आनंद प्राप्त हो रहा है। अब मैं कहीं जाता हूँ तो सबसे पहले जिस आदमी को आम जिंदगी में कोई इतना बड़ा रैंक नहीं था, आम जिंदगी में कोई पूछता नहीं था, आज हजारों की भीड़ होती है। जब वहाँ पे लोग तालियां बजाते, फूल डालते हैं, और उनका एक्साइटमेंट होता है वो मिलने के लिए, कोई सेल्फी लेने के लिए तरसता है, और जब ये देखते हैं तो मुझे लगता है ये भी कोई काम है। इस काम के लिए तो लोग पैसे देते हैं। अच्छा, हमारे आपको काम नहीं लगता ना है? ना ना, ये काम थोड़ा ही है। अब हम जा रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ है, हमारे लिए नारे लगा रही है, हमारे लिए ताली बजा रही है, हमारे ऊपर फूल डाल रही है, बड़ी बड़ी मालाएं मिल रही हैं, हम कोई बात बोल रहे हैं तो स्टेज से लोग ताली के नीचे लोग ताली बजा रहे हैं, तो ये तो आनंद है।
आदमी काम से थक सकता है, आनंद से थोड़ा ही थक सकता है, ये तो आनंद है। आपको और मजा आने जब लगा? जब हाँ जब लोगों को देखते हैं, मतलब लोगों की एक्साइटमेंट है, फिर नीचे जितने लोग बैठे उन लोगों के चेहरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के चेहरों में एक जिज्ञासा है जानने की कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन लोगों के अंदर एक चाहत है, उनके सपने दिखाई देते हैं कि ये लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम अपने आप में, मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई आदमी एक भी आगे बढ़े तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। और कोई भी एक आदमी जो आगे बढ़ना चाहता है और उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहा, मेरे रोल ना निभाने की वजह से वो पीछे रह गया, तो शायद ये मेरा गुनाह है। तो मैं ये कहूँ कि आप अब सेल्फिश ना होकर सेल्फलेस हो चुके हैं, हाँ, कि आप मतलब आप मजा आता है। टीमों के लिए जा रहे हैं और मजे के लिए जा रहे हैं, हाँ, मजे के लिए जा रहे हैं ना, आनंद के लिए जा रहे आनंद हैं। के लिए जा रहे सही हैं। आप बात जब है। फ्लाइट से उतरते हो लोग आपका वेलकम करने आते हैं, आप गाड़ी लेके जाते हो होटल के बाहर लोग आपका वेलकम करने आते हैं। आपको ना तो आज रोडवेज बस में जाना, ना ही आपको ढाबे पे रुकना, आप 5 स्टार में रुकना है, अपनी गाड़ी से जाना है या हवाई जहाज से जाना है। तो 5 स्टार जिंदगी तो हर आदमी का एक ड्रीम होता है, तो हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। सही बात है, इतने लोग ताली बजाए फूल माला पहने इसके पैसे देते क्योंकि हैं जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो सबको ये बताते भी, और हमने देखा कि ये बिजनेस करना इसलिए है कि आप लग्जरी लाइफ जी सको, ये बिजनेस करना इसलिए है कि आपको सम्मान मिले। अब सम्मान अगर आपको चाहिए तो घर में आप रहोगे तो घर में 4 मेंबर है वो आपके लिए ताली बजा देंगे, और वो भी कब तक बजाते रहेंगे, सही। और क्यों बजाएंगे। लेकिन बाहर जाओगे तो 1000, 5000, 10,000 लोग ताली बजाएंगे, सम्मान मिलेगा लोगों की भी, और सम्मान तो लोगों के बीच में ही होता है। तो अब आपको मजा आने लग गया लोगों के हाँ, बीच में रहने। सम्मान मिलता है, तो बड़ा इसमें मजा आता बताओ, मुझे ये बताओ कि आपके जो परिवार है, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, वो भी ये उम्मीद करते हैं कि हम पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। मम्मी पापा हैं आपके, वो भी उम्मीद करते हैं कि हमारे बेटा हमारे पास ज़्यादा समय बिताए। तो ये बैलेंस कैसे करते हैं आपकी परिवार को, मम्मी पापा परिवार या रिश्तेदारियां, बहुत जगह आना जाना पड़ता है, शादियां फंक्शन, ये बैलेंस कैसे करते हैं? ये मैं भी जानना चाहता हूँ और ये मुझे लगता है कि लोग भी जानना चाहेंगे कि आप ये अपना लाइफ को कैसे बैलेंस किया हुआ है आपने। देखिए इस चीज़ को, ये बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन एक छोटे से रैंक पे जाने के बाद एक आदमी थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है कि अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं अपने पुराने वक्त को नहीं भूला हूँ, जहाँ से मैं चला हूँ और जहाँ से मैं उठा हूँ। मैं आज भी ये मानता हूँ कि मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता और मैं वही सेना की जॉब कर रहा होता, तो मैं 6 महीने में 2 महीने की छुट्टी आता, तब भी तो मेरा परिवार चलता। तो मैं 6 महीने में, साल में आते हैं? हाँ, मतलब 6 महीने के बाद छुट्टी मिलती। हाँ हाँ, 6 महीने मैं बाद। छुट्टी तो 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने के बाद मिलती, और तब भी आता। तब उस 6 महीने, 5 महीने के अंदर भी सब मैनेज होता। आज मैं सोचता हूँ कि जिस काम ने, जिन लोगों की वजह से मुझे पहचान मिली है, मुझे नाम मिल रहा है, मुझे सम्मान मिल रहा है, अगर मेरे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए तो वो लोग होने चाहिए। क्योंकि उन लोगों की वजह से मेरे ही नहीं, मेरे और मेरे पूरे परिवार के सपने पूरे हुए। तो इसलिए मुझे आज ये सोचना चाहिए कि पास्ट में अगर सेना में जॉब कर रहा होता तभी तो 5 महीने में आता। अब तो कम से कम महीने में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तो रह जाते हैं। या कभी लोकल में मीटिंग करने जाते हैं तो सुबह जाते हैं, शाम को तो आ जाते हैं। पहले से तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। इसमें मैं ये समझा कि जब व्यक्ति अपने पुराने दिनों को नहीं भूलता है तो कहीं ना कहीं उसमें उस ऊर्जा का संचार होता रहता बिल्कुल है, बिल्कुल और उसे लगता है कि यार अगर वो दिन होते तो भी तो मैनेज होता। बिल्कुल। अब तो पैसा भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, और इतना वही मैनेज करना है जो बिना दौलत के बिना शोहरत के होना था। वैसे सोच के काम करते हैं तो आप ऊर्जा से भरे रहते हैं। मतलब पुराना वक्त नहीं भूलना चाहिए आदमी को। मैं पुराने वक्त को याद करता हूँ। बड़ी बड़ी बात बता रहे हो आप, और बहुत कम लोग हैं ऐसे जो पुराना वक्त नहीं भूलते। मतलब कि याद रहना चाहिए। लोग थोड़ी सी तरक्की आते भूल जाते हैं। नहीं, वो लग जाते हैं उस तरक्की को अपना श्रेय मान लेते हैं। तरक्की तो आपने भी बहुत कर ली है। ये बताओ भैया, कितनी कार मेंटेन कर रहे हो आप? तो कार कहाँ, कार का शौक तो तब था जब हमने स्विफ्ट डिजायर ली थी। कार का तो तब फिर शौक भी था। कितनी कार हैं आपके पास अभी? अभी होंगी 4-5 कार। उसमें एक 2 सीटर भी है? हाँ, येलो कलर की। अरे 2 सीटर लेने का आपके दिमाग में कहाँ से आइडिया आया कि मैं 2 सीटर लूँ? देखिए मैं आपको ही नहीं, सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप काम ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर रहे हो तो हो सकता है एक न एक दिन आपकी ज़रूरतें पूरी हो ही जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको करनी है तो ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं, शौक पूरे करने के लिए करनी चाहिए। और 2 सीटर मेरी ज़रूरत नहीं थी, वो मेरा एक शौक था। अच्छा। और ज़रूरतें लिमिटेड हो सकती हैं, शौक की कोई लिमिट नहीं है। तो अचानक मैं बैठा हुआ था और मुझे लगा कि जैगवार को लिए मुझे काफ़ी दिन हो गए, अब मैं क्या लूँ। तो मेरे समझ में आया, मैं ऐसे ही देखने चला गया और एक दिन मुझे 2 सीटर कार को मैंने देखा
उसको चला के देखा, बड़ा मज़ा आया और लगी अच्छी। जब मुझे लगा कि ये जब मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ और मुझे अच्छी लग रही है, तो जब मैं इस गाड़ी में बैठ के इसको लेके निकलूंगा तो दुनिया को अच्छी लगेगी, और दुनिया को अच्छी लगे इसलिए डायरेक्ट सेलिंग मैंने किया, और इसलिए मैं शौक शौक में ले आया। बहुत आप बड़े वीडियो डालते हो उसके, छतें खोल खोल के बढ़िया बढ़िया रोमांटिक सॉन्ग गाने चला चला के, हम सब देखते हैं। हाँ, डालने भी चाहिए, पैसे खर्च किए। लेकिन नहीं, ये अपने आप में एक मतलब रियल ये शौक पूरे करने वाली बात, शौक शौक। क्योंकि उस गाड़ी में ऐसी कोई जरूरत पूरी, उसमें डिग्गी भी नहीं है सामान रखने के लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ज़रूरत के लिए अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो शायद ना करो, क्योंकि ज़रूरतें एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, शौक कभी ख़त्म नहीं हो। उसमें तो डिग्गी भी नहीं है महिपाल जी। हाँ, तो डिग्गी की जरूरत नहीं है ना, उसके साथ में प्रोटेक्शन है, जो दूसरी गाड़ी लेके चलनी पड़ती है। अच्छा, टू सीटर के साथ दो गाड़ी चलती है? हाँ, एक अगर गाड़ी और लेके उसको लेके मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे साथ में दूसरी गाड़ी इसलिए लेके चलनी पड़ती है जिसमें मेरा लगेज रख सकूँ। तो ये खर्चा है, लेकिन खर्चा नहीं है तो हम वो ये बोलते हैं कि पैसा कमाया किस लिए? पैसा हमने कमाया ही शौक पूरे करने के लिए। दाल रोटी खानी थी तो वो तो नौकरी में बढ़िया चल ही रही थी ना, उसमें दिक्कत क्या थी? शौक पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके पैसे आ रहे हैं तो शौक पूरे कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है पूरी इंडस्ट्री के लिए, कि डायरेक्ट सेलिंग करके भी लोग ये टू सीटर जैसी, जो कि कभी सेलिब्रिटी कार होती थी या बड़े हाईली रिच लोगों की कार होती थी, आज वो डायरेक्ट सेलर ले रहे हैं। ये आपने सही मायने में एक माइलस्टोन स्थापित किया इस इंडस्ट्री में। मुझे लगता है अब आने वाले समय में काफ़ी लोग टू सीटर लेने लग जाएंगे। हाँ, कुछ काम जिंदगी में आदमी को ऐसे करने चाहिए कि आदमी अपने आप को रिच फील करे। एक और काम कर रखा है आपने, 8990। ये सबको 8990 कार क्यों दिलवाते हो आप? ये भी मतलब मेरे जीवन में तो परमात्मा का आशीर्वाद है, भगवान संयोग बनाता है, ये संयोग बन गया। आज 8990 की नाना करते मेरे हिसाब से 10 से 15 हज़ार कार होंगे। मेरी टीम में अगर मैं बात करूं तो लग्जरी कार की बात करता हूं। नहीं, लग्जरी और दूसरी हाँ सबकी हाँ, करें। दोनों की बात करूं। लग्जरी कार की बात करूं तो तकरीबन 250 के आसपास लग्जरी कार हैं, जिनमें तकरीबन 200 से ज़्यादा लग्जरी ऐसी कार हैं जिनके पास 8990 यानी 8990 ही नंबर है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी भी लग्जरी गाड़ी में, यानी ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, पोर्श पे अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ये नंबर दिखाई देता है 8990 8990, तो दुनिया का कोई भी आदमी समझ जाता है कि ये कार स्लीपियस मैनलेस की है। हुआ क्या था कि मैं मुंबई उतरा और अपने पर्सनल काम के लिए जा रहा था, तो मेरी बगल से 8990 कार निकले। मुझे उसी टाइम लगा कि मैं पर्सनल काम के लिए, शायद हमारे डायरेक्ट सेलर होंगे और ये गाड़ी सामने लगा देंगे। और ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ कि मेरे सामने गाड़ी लगी है 8990, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, नजरें मिली, उन्हें पता सर जा रहे हैं। और तो मुंबई में फिर मैं आगे निकला, देखा उसमें हमारा स्टिकर लगा रखा था। मतलब सही मायने में 8990 अब एक सिंबल बन गया है कि कार है तो स्लीपियस वालों की कार है, ब्रांड कार। उसके अलावा अगर लोग एवरेज माने सारी कारों में, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 5000 से ज़्यादा कार तो हैं 8990। हाँ, मारुति वगैरह। और बहुत सारे लोगों ने तो आज वो कर लिया, बाइक पे भी यही नंबर लेते हैं। तो मोस्ट वीआईपी नंबर बन गया। दुनिया का सबसे वीआईपी नंबर यही है। और आज हमारे सबसे लीडरों की सबसे बड़ी समस्या एक है, जैसे हमारे कई शहर हैं जहाँ पे ये नंबर नहीं मिलता है, 6-6 महीने की वेटिंग है। जयपुर में अगर आपको 8990 लेना है तो 6 महीने वेट करना पड़ेगा आपको। बनारस में, लखनऊ में, दिल्ली में, मतलब कई ऐसे शहर हैं, देहरादून में, ऐसी जगह अगर आपको यही नंबर लेना है तो 6-6 महीने। और हमारे लोग इतने अच्छे हैं ना, इतने प्यारे हैं, पता नहीं कितने। दुनिया के सबसे प्यारे लोग तो हमारी कंपनी में हमारे पास ही हैं। और कई एग्जाम्पल ऐसे हैं, आप यकीन नहीं करोगे कि लोगों का 2 महीने पहले गाड़ी का लोन हो गया, 2 महीने से गाड़ी की EMI जा रही है, उसके बाद भी गाड़ी 2 महीने शोरूम में खड़ी है, इस इंतजार में कि जब अगली सीरीज में 8990 आएगा तो वो नंबर लेंगे और उसके बाद वो गाड़ी मार्क लेके आएगा। 2 महीने तक जेब से EMI दे रहा है और लोन हो गया, सब पैसे चला के सब हो गया, फिर भी इंतजार कर रहे हैं। ये भी आपने एक बड़ा माइलस्टोन स्थापित कर दिया है। और इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 5000 के एक दिन 50,000 के एक दिन लाख गाड़ियां भी 8990 हो सकती हैं। नहीं, अब तो हमारे कुछ सीनियर लीडर हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर एक ऐसा नियम बनाओ कि किसी भी शहर में ऐसा एक प्रोटोकॉल बनाओ कि लग्जरी गाड़ी पे ही ये नंबर होना चाहिए, बाकी लोग ना ले। मैंने कहा दिक्कत क्या है? उन्होंने बोला दिक्कत ये है कि दूसरे लोग पहले बुक कर लेते हैं और फिर हमें मिलता नहीं, हमें 6 महीने वेट करना पड़ता है। और कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने गाड़ी लेने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए 6-6 महीने का प्लेंटी भरी है इस नंबर के लिए। हाँ, इस नंबर के लिए 6 महीने की प्लेंटी दी है। 10-50,000, 60,000, 70,000, लाख लाख रुपए प्लेंटी के दिए इस नंबर को लेने के लिए। बड़ा मुकाम हासिल किया आपने ये भी एक।
अच्छा महिपाल सर, अगली कौन सी कार ले रहे हैं आप? जब मैंने बोला था कि ज़रूरतें पूरी करनी होती तो कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाते। इस बिजनेस को मैं करी शौक पूरे करने के लिए रहा हूँ। तो अब शौक पूरे करने के लिए बात होगी तो 2 सीटर से तो कहीं ना कहीं बड़ी कार आएगी। और कार आएगी, जब 2 सीटर आई थी तब भी लोगों ने सोचा नहीं था कि 2 सीटर आएगी। और जब मैंने 2 सीटर ली थी तब की खास बात ये, हमारे सारे लीडर्स जानते हैं, किसी सिंगल आदमी को ये नहीं पता था कि मैं आज कार ले रहा हूँ। सिर्फ मैंने ऐसे ही बोला था कि यहाँ पे पार्टी आ जाना, मैं सिर्फ लोकेशन भेजा था। तो करेंगे, जब भी करेंगे कुछ गाड़ी ऐसी करेंगे कि लोगों को लगेगा, लोगों को ये प्राउड फील होगा कि हमारे अपलाइन के पास ये कार है। नाम बता दो। नाम तो क्या है ना, बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अवेलेबिलिटी है, उसके आधार पर डिसाइड करें। हाँ, लेकिन ये होगा कि हमारी टीम के हर एक लीडर्स को ये प्राउड फील होगा ये नाम लेते हुए कि हमारे अपलाइन के पास ये कार है। अरे महिपाल सर, आप अभी स्टेज पे आते हो, मैं भी फंक्शंस में जाता हूँ, आपकी स्पीच सुनता हूँ, मुझे तो पता भी है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो। तो आप कहते हो मैं 50 लाख महीना कमा रहा हूँ, मेरा एवरेज साल का इतना पड़ा। तो ये सही बताओ कि मुझे पता है लेकिन दुनिया जानना चाहती है कि आप कितनी आईडी पे कैपिंग लगा रखी है आपने? मैं ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा रहा, बस उतना कमा रहा हूँ जितने से गुजारा चल जाता है। फिर कितनी आईडी पे कैपिंग है? और ये नहीं बोलूँगा कि मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे कभी किसी दिन ये लग गया कि मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ तो और आगे बढ़ने की गुंजाइश उसी दिन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सफलता आएगी, तो यात्रा लोग है। जानना चाहते हैं आप कितनी आईडी पे कैपिंग लगा रखी है? अभी तो सिर्फ 4 है। महिपाल सर, आपने 4 आईडी पे कैपिंग लगा रखी है, और जब भी हम लोग लीडरों से मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग करते हैं, लोग एक आईडी के लिए सोचते हैं हम कैसे चलाएं, कैसे इस पे इतने पैसे कमाएं। ये 4 आईडी पे कैपिंग लगने का चमत्कार है या वाकई में कोई प्रोसेस है? ये कैसे लग पाते, थोड़ा हमें भी बताओ, लोग भी जानना चाहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिसके लिए एक भी मुश्किल है वो अपने आप को लीडर समझ गया, और मैं अभी भी अपने आप को फ्रेशर समझ के बैठा हूँ। मतलब 4 आईडी पे कैपिंग लगाने के फ्रेशर बनना पड़ेगा? फ्रेशर बनना पड़ेगा, हर दिन सुबह फ्रेशर बनना पड़ेगा। तो फ्रेशर बन के कैसे लगेगी कैपिंग? फ्रेशर बन के लगेगी ना, आप फ्रेशर की तरह काम करो। आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों को प्लान देता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सच बताऊँ, मुझे उतनी खुशी नहीं होती एक बड़े लीडर से, मेरी टीम के किसी बड़े लीडर से मिलने में, जितनी खुशी मुझे एक फ्रेशर से, ब्रॉन्ज से, सिल्वर से और गोल्ड से मिलने में होती है। और जब मैं किसी ऐसे लीडर से मिलता हूँ जिसका रैंक ब्रॉन्ज है या फ्रेशर भी है, और मुझे ये उम्मीद करके मिलता हूँ कि मैं ये 4 साल बाद जब डायमंड बनेगा, तब मुझे वो दिन याद आता है कि एक दिन मैं मिला था और मेरे 10 मिनट मिलने की वजह से एक आदमी डायमंड बन गया। मतलब आज भी आप फ्रेशर की लिस्ट बनाते हो? हाँ, अभी भी मेरे पास बहुत अभी भी बड़ी प्लान लिस्ट है, करते हो अभी भी फ़ोन आते हैं मेरे पास, अभी भी मैं प्लान देता हूँ। अभी भी मेरे बहुत सारे लीडर्स जब कंपनी आते हैं तो कंपनी में किसी न किसी कोने में बैठा हुआ किसी को कागज़ पेन से प्लान देता हुआ मैं मिल जाता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये मेरा बेसिक काम है। और आदमी को अपना बेसिक काम हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाओ। और वो बेसिक काम जब जब करोगे आप बड़े बनते जाओगे। एक आईडी पे कैपिंग लगने के बावजूद भी आपकी संतुष्टि नहीं हुई? नहीं, संतुष्टि वाली तो चीज़ ही नहीं है। संतुष्ट होने के लिए यहाँ आए ही नहीं। संतुष्ट होने के लिए होता तो पहले ठीक ही था ना। अच्छा, उसके बाद आप जब नई नई आईडी लगाते हो, नई नई आईडी पे काम करते हो, तो हर बार आप तो फ्रेशर बनते हो, मतलब हर बार ब्रॉन्ज बनते हो? हर दिन फ्रेशर बनता हूँ तो। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मतलब आपका भी रैंक क्राउन एम्बेसडर है। हाँ, और अगर आपने एक फ्रेश आईडी आज चलाई तो उसका पहला रैंक क्या होगा? वो तो ब्रॉन्ज ही हुआ। ब्रॉन्ज ही हुआ। हाँ, तो मतलब आप क्राउन एम्बेसडर से ब्रॉन्ज बनते नहीं हो? नहीं, उस आईडी पे जो मेरे लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं ब्रॉन्ज हूँ। वही तो कह रहा हूँ उस मैं। आईडी पे जिस दिन मैं टोपाज बना, और उस आईडी के नीचे जितने लोग हैं उनके लिए मैं टोपाज हूँ। और उस आईडी पे अगर मैं डायमंड बना तो उस आईडी पे जो लोग हैं उनके लिए मैं क्राउन एम्बेसडर नहीं हूँ। उनके साथ मैं वैसे ही काम करने की कोशिश करता हूँ जैसा डायमंड होता है, जैसे ठीक है? टोपाज होता है उस रैंक, मतलब उस आईडी पे जो मेरा रैंक है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरा रोल उस आईडी पे जो आपका रैंक है उसी अनुसार, उसी कल्चर में, उसी नेचर में। बिल्कुल। आज अगर मैं कोई नई आईडी चलाता हूँ, और ये बहुत ध्यान देने वाली ज़रूरत है, उस आईडी पे अगर मैं टोपाज बन गया और वहाँ पे मेरे 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग मेरे साथ ज्वाइन हो गए, जितने भी लोग ज्वाइन, उन लोगों के सामने मैं एहसास कराने की कोशिश करूँ कि मैं क्राउन एम्बेसडर हूँ, तो मैं गलत हूँ। मुझे यहाँ ये सोचना पड़ेगा कि उन लोगों के लिए मैं टोपाज हूँ, और जो टोपाज को रोल करना चाहिए मैं उन लोगों के साथ करूँगा, तो वो लोग मुझे उस आईडी के ऊपर भी एक न एक दिन ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। लेकिन अगर उन लोगों के साथ मैं अपने को आपको क्राउन एम्बेसडर पेश करने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है किसी न किसी रैंक पे जाके वो आईडी रुक जाएगी। इसका मतलब आज पूरे हिंदुस्तान को जानकारी मिल जाएगी ये आपका पॉडकास्ट देखने के बाद कि दूसरी आईडी चलाने के लिए फ्रेश लिस्ट चाहिए। डेली प्लान करो, फ्रेश लिस्ट बनाओ, डेली प्लान करो, नए नए लोग जोड़ो, और जो रैंक उस आईडी पे आता है उस रैंक के अनुसार ही आपका वर्किंग शेड्यूल होना चाहिए। तो
तो आप बड़े आराम से हर आईडी पे ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो। और एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि जब हमारे पास अचीवमेंट नहीं था, कार नहीं थी, कुछ आता नहीं था, जब एक आईडी पे काम हो गया तो अब तो अचीवमेंट आ गया, कार आ गई, टेस्टिमनी आ गई, सम्मान मिल गया, अब तो मल्टीपल क्यों नहीं चल सकती। बस ये है कि आप सेटिस्फाई मत हो। अच्छा महिपाल सर, अभी आपका एक फंक्शन में देख रहा था, उसमें आपकी स्पीच थी कि आप अरबपति बन चुके हैं, पौना अरबपति, आधा अरबपति, कहाँ तक पहुँच चुके हैं अभी? तो बता रहा हूँ, अभी इतना ज़्यादा पैसा मैंने नहीं कमाया है, अच्छा, थोड़ा बहुत कमाया है। देखो डायरेक्ट सेलिंग में लोग फ्यूचर लगाना चाहते हैं, कैरियर लगाना चाहते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ कितने समय में कितना बड़ा कैरियर बन सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बात से एक यंगस्टर्स को, हमारे देश के नौजवानों को, बेरोजगार बच्चों को एक मैसेज जाएगा कि यहाँ भी मेहनत करके इतने कम समय में यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इसलिए मैं जानना नहीं चाहता, लोग जानना चाहते हैं। मेरे पास तो डाटा है कि आपने क्या कमाया है, पर आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं अभी तक? मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है मैंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। मैंने इतने पैसे नहीं कमाए कि मैं उस पैसे से जेट प्लेन ले सकूं। मैंने इतने पैसे नहीं कमाए कि मैं अपना प्राइवेट यार्ड ले सकूं। मैंने इतने पैसे नहीं कमाए कि मैं कहीं बहुत बड़ा कोई बड़ा काम कर सकूं। मैं सिर्फ आधा अरब के आसपास पैसे कमाए। आधा अरब से ज़्यादा कमाए वैसे, आधा अरब से? मतलब अरबपति बना नहीं हूँ, लेकिन हमारी टीम इतनी दमदार है कि थोड़े दिनों में वो अरबपति बना देगी। आधे अरब से वो क्रॉस करवा चुकी है, तो बना वो देगी। दिन का इंतजार पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रहेगा कि जब डायरेक्ट सेलर इस देश के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल नहीं, है। हमारी टीम इतनी बढ़िया है कि वो बना देगी बहुत जल्दी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। महिपाल सर, मैं देखता हूँ कि आपका एक नंबर है, वो आपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब पे डाल रखा है। लाखों का नेटवर्क आपके पास है, लाखों लोग आपके फॉलोअर्स भी हैं। तो आपको फ़ोन नंबर डालने की क्या ज़रूरत थी? कि मतलब आपको नहीं लगता इतने सारे फ़ोन आते होंगे आपके पास, अच्छे भी, काम के भी, बेकाम के भी? तो कैसे डाल दिया और क्यों डाला हुआ नंबर, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये एक मज़ेदार बात है। इसमें दो चीज़ें, ज़रूरी भी है और मज़ेदार भी है। मैंने जब AWPL शुरुआत की थी, उस समय से ही मैंने मेरी फेसबुक आईडी के ऊपर मेरा नंबर अपडेट किया हुआ है। और आज अगर कोई मेरे से कोई एक लाइन में पूछे कि कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जहाँ जिसको आप सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा फेसबुक। फेसबुक? बिल्कुल, ईमानदारी से। क्योंकि मेरी टीम में आज डायमंड्स एंड अबव जितने लीडर हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं फेसबुक पे उस नंबर पे मुझे कॉल किया, मुझे व्हाट्सअप किया, मुझे मैसेज किया, या मेरे फेसबुक के मैसेंजर पे मैसेज किया। मैंने उनसे बात की और उनसे बात करने के बाद वो आज डायमंड भी हैं। उनमें से कई लोग ऐसे जो एम्बेसडर भी हैं, कई लोग क्राउन डायमंड भी हैं, अलग अलग रैंक पे हैं। या मैं ऐसे कहूँ कि इस इंडस्ट्री में कई लोग बोलते हैं कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की जितनी लिस्ट नहीं होती, उससे ज़्यादा तो फेसबुक और मेरे मोबाइल नंबर की वजह से आज मेरे ज्वाइन कराए हुए उतने लोग सक्सेसफुल लोग हैं। मतलब ज्वाइन कराए हुए लिस्ट से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। इसका सारा श्रेय फेसबुक पे अगर मेरा नंबर नहीं होता तो लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। और ये मैंने हटाया इसलिए नहीं कि हमारे फ्रेशर को भी, नए एसोसिएट्स को भी, अगर कभी जब सारे रास्ते बंद हो जाए कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मैं क्या करूं, तो मुझे लगता है कि अगर किसी की मजबूरी में, किसी की परेशानी के अंदर अगर किसी ने मेरे पास कॉल किया और मैंने उसकी समस्या का समाधान कर दिया और मैं किसी के थोड़ा सा भी काम आ गया, तो मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैं उस आदमी को वैसे देखता हूँ कि 10 साल पहले जब मैं आया था और तब हमारे साथ 4 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले किसी ने कॉल किया और वो आदमी आज क्राउन डायमंड है, रॉयल डायमंड है। मैं सोचता हूँ आज मेरी अगर किसी से बात हुई और उसको मैंने भी प्लान दिया और वो अगर 6 साल बाद रॉयल डायमंड होगा, तो कहीं ना कहीं तो मेरे लिए फ़ायदा है और उसके लिए भी फ़ायदा है। तो मैं कहीं ना कहीं किसी की सक्सेस में मेरा हिस्सा चला जाता है। इसलिए मैंने मेरा नंबर कभी नहीं हटाया। इसके दो वजह, क्योंकि उस नंबर की वजह से, उस फेसबुक की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। मैंने बोला सबसे ज़्यादा सरे, सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट मेरे को वहीं से मिले। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि ये एक मैसेज है सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए कि उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए कि कभी भी कोई उनसे किसी भी परिस्थिति में कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कर कर सके। लेकिन उसके लिए थोड़ी हिम्मत भी चाहिए कि हम, अब मैंने दूसरी बात बोल दी मजे वाली। अब होता क्या कि 100 में से 4 से 5 कॉल तो आते हैं काम के,
और 90 या 92 कॉल आते हैं मजे लेने वाले। अब अगर मुझे 5 काम के कॉल निकालने हैं तो मुझे 90% लोगों को झेलना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। जैसे ही अगर दूध में से मक्खन निकालना है तो बहुत सारा दूध को उबालना तो पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि 1 किलो दूध में से 1 किलो मक्खन निकल जाएगा। और वैसे ही क्या, मैं आपको यकीन नहीं करोगे, कई लोग तो रात को 3 बजे फ़ोन करते हैं। रात को 3 बजे फ़ोन करते हैं, मैं उठाता हूँ। अब मैं रात का फ़ोन इसलिए उठाता हूँ कि दिन में आप किसी का फ़ोन मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रात में अगर कोई फ़ोन कर रहा है इसका मतलब कोई परेशानी में होगा या दिक्कत में होगा, इसलिए आपको याद कर रहा होगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, सर आप महिपाल सर बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। फिर बोलते हैं, सर मैं तो यकीन ही नहीं हो रहा मुझे आप महिपाल सर बोल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको। और कहीं, अच्छा कहीं तो मज़े की बात बताऊं आपको, रात को 11-12 बजे के आसपास जो फ़ोन आते हैं, 60 ml 90 ml लगाने के बाद पक्का फ़ोन करते हैं। कई लोग हमारी ही टीम में ज्वाइन है, मतलब किसी न किसी के नेटवर्क में, और वो अनजान बन के फ़ोन करते हैं कि सर हमें असली बेस्ट वेलनेस ज्वाइन करनी है, हमें प्लान देखना है। अब हम भी इतने खेले खाए हो गए, इतना तो हमें भी नॉलेज हो गया कि कौन कैसा हो गया। थोड़ी देर में उससे घूमते फिरते थोड़े से 2-4 सवाल पूछते, और सवाल पूछते पूछते एकदम से बोल देता है ठीक है गुरुजी। तो मैंने कहा तो बता किसकी टीम में है? तो ऐसे मजे लेने वाले ज़्यादा आते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी आपका भी इंटरटेनमेंट बढ़िया हो रहा है इस फोन के चक्कर हाँ, में। कई बार अच्छा हो जाता है, जब खाली होते हैं तो कई बार अच्छा। अच्छा, इसमें मार्क जकरबर्ग का भी बहुत बड़ा श्रेय है, तो उसको गिफ्ट विफ्ट भेजा आपने कोई अभी? हाँ, अगर कभी मिलेगा तो अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिलने आएगा तो मैं धन्यवाद जरूर बोलूँगा। अच्छा, वो अपॉइंटमेंट, अच्छा। मैं अनुपस्थिति में तारीफ कर रहा हूँ ना। अच्छा, हाँ, वैसे गिफ्ट तो बनता है मार्क हाँ, जकरबर्ग बनता है। का, उसने आपकी टीमें बनवाई हैं इस लेवल बहुत पे। बड़ा रोल है। महिपाल साहब, अब इसके आगे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग में कैसे सफलता एक डायरेक्ट सेलर प्राप्त करे, ऐसे कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो डायरेक्ट सेलर आता है वो एकदम फ्रेश होता है, और लोग कहते हैं यहाँ स्टेज प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है, स्टेज पे बात करनी ज़रूरी है, जो स्टेज से ट्रेनिंग ले सकता है, सेमिनार ले सकता है, वो जल्दी सफल होता है। कि ये भी परसेप्शन है, नहीं स्टेज नहीं, ग्राउंड पे काम करने वाला जल्दी सफल होता है। आपके हिसाब से क्या स्किल्स यहाँ पर होनी चाहिए कि एक इंसान ग्राउंड वाला जल्दी सफल होता है, स्टेज वाला? देखिए, इसमें ये है कि आप जिस भी फील्ड में जाते हो, सबसे पहले उस फील्ड के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं जब आर्मी में भर्ती हुआ था तो वहाँ के जो भी प्रोसेस है, चाहे वो राइफल चलाना हो या बीपीटी करना हो या जो भी एक्सरसाइज करनी हो, वो सारी सीखी। मुझे उससे पहले नहीं आती थी वो। और मैं जब इस डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मुझे लगा जब मैं वहाँ सीख सकता हूँ तो यहाँ भी सीख सकता हूँ। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको सीखने में इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, इसको अपना शौक बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, जब भी कोई फ्रेशर इस बिजनेस में आता है तो कोई आदमी इस बिजनेस में नहीं, किसी भी फील्ड में जाए, XYZ नौकरी में जाए चाहे बिजनेस में जाए, सबका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, जो कि उस ट्रेनिंग को पीरियड को पूरा करने के बाद उसको अपॉइंट किया जाता है अलग अलग पद के ऊपर। वैसे यहाँ पे हमारे साथ इनकम लेते लेते भी आदमी को सीखने का मौका मिलता है। और आदमी जब सीखता है और सीखना चाहता है तो वो स्टेज प्लेयर भी बन सकता है, ग्राउंड पे भी काम कर सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको स्टेज के प्लेयर आना चाहिए, क्योंकि वही एक लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके विपरीत एक बात और है, आपको सक्सेस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेज प्लेयर हो। ज़रूरी है कि स्टेज प्लेयर से ज़्यादा आप ग्राउंड के ऊपर एक्टिव हो। मेरा असली सवाल ये था। हाँ, क्योंकि लोग आपकी उन बातों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करते, उन बातों को कभी फॉलो नहीं करते जो आप स्टेज पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोग हमेशा उन बातों पे विश्वास करते हैं, उन्हीं बातों को फॉलो करते हैं जो आप लोगों को करते हुए दिखाई देते हैं। और आप स्टेज पे करते हुए नहीं दिखाई देते, स्टेज पे सिर्फ बोलते हुए दिखाई देते हैं, और इस ग्राउंड पे आप करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए अगर वास्तव में सफल होना है तो स्टेज प्लेयर के साथ साथ आपको ग्राउंड कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ग्राउंड पे आपको हमेशा जाते रहना चाहिए। वो है एक ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग की, लर्न डू एंड टीच। जो बोलोगे वो करके दिखाओगे तो लोग फॉलो करेंगे, और अगर बोलोगे ही बोलोगे तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, लोग नफरत करने लग जाएंगे कि सिर्फ बोलता ही है। सिर्फ बोलता ही है। तो मतलब स्टेज से भी इम्पोर्टेंट ग्राउंड है। ग्राउंड। जी। और आप ग्राउंड पे जब जाते हो तो जब स्टेज पे जाके आप अपने अनुभव शेयर करते हो, कुछ स्टोरी शेयर करते हो, तो वो प्रैक्टिकल होती है। जब आप ग्राउंड पे गए ही नहीं तो
तो आप प्रैक्टिकल स्टोरी कहाँ से लाओगे? चलो महिपाल सर, 5 ऐसी बातें बताओ डायरेक्ट सेलिंग के लिए कामयाबी की, कि अगर ये 5 काम कोई भी व्यक्ति कर ले तो पक्का कामयाब हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। एक, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। जी। क्योंकि हम दुनिया पे विश्वास करते हैं, सब जगह विश्वास करते हैं, लेकिन एक बार अगर आदमी अपने आप पे विश्वास कर ले कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। दूसरा, उसको लगातार पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको तब पॉजिटिव नहीं रहना पड़ेगा जब आपके चेक अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बिजनेस अच्छा अच्छा चल रहा है। उस टाइम तो पॉजिटिव कोई भी रह सकता है, लेकिन आपको उस समय भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा जब कभी किसी परिस्थिति की वजह से आपके चेक छोटे हो गए, आपका बिजनेस डाउन हो गया, तब जो आप पॉजिटिव हो वो आपकी असली पॉजिटिविटी है। 2, उसके बाद आपको इस काम को, जिस काम में आप कामयाबी पाना चाहते हो, उस काम को प्रति आपको पैशनेट होना पड़ेगा, शौक पैदा करना पड़ेगा। 3, चौथा, आपको जरूरी है कि जिस दिन आप इस काम में उतरे हो उसके बाद नो गैप, सिंगल डे आपको छुट्टी नहीं करनी है। ऐसा बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए 3 से 4 साल आपको इस प्लेटफॉर्म पे देने थे, लेकिन मेरा थोड़ा अलग मानना है। अगर आपने 6 महीने काम किया और 6 महीने के बाद 1 महीने का गैप दे दिया, तो फिर आपका टाइम शुरू तब होगा जब 1 महीने गैप देने के बाद 7वें महीने दोबारा शुरू किया। आप लगातार अगर 4 साल काम करते रहे बिना गैप के, तो आपकी सफलता की गारंटी है। जिस तरह से एमबीबीएस की कोई पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग के लिए जाता है या किसी भी कोर्स में जाता है, और उसका 18 महीने का, 4 साल का, 2 साल का कोर्स है, तो उसमें 6 महीने का गैप कभी नहीं होता है। वो लगातार कोर्स 4 साल करना ही आपको पड़ता है। उस तरह से ये कोर्स है 4 साल, गैप नहीं देना है मतलब। गैप नहीं, ये कोर्स है। ये बात हमारा पॉजिटिव पॉइंट है कि इस कोर्स करते करते आदमी 50-60 लाख रुपए कमा लेता है। 5वां पॉइंट, 5वां ये है कि आप इस बिजनेस में कामयाब होना पड़ते हो तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेनी पड़ेगी। आपको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि जो आपसे पहले लोग कामयाब हुए उनके सामने भी आज आपके सामने जैसी परेशानी आ रही है, ऐसी कभी परेशानी आई थी या नहीं आई थी। तो इस बिजनेस के बारे में गहराई से समझना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सीखे बगैर आज तक कोई आदमी बड़ा नहीं बना है। डायरेक्ट सेलिंग में भी एजुकेशन लेनी पड़ती है। हाँ, बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन यहाँ ही है, क्योंकि यहाँ अगर आपको सफलता मिल रही है तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी आदमी को ट्रक चलाना आता है और वो हवाई जहाज उड़ाने चला जाए। अगर उसको हवाई जहाज उड़ाना है तो उसकी अलग एजुकेशन है, अलग सिखलाई है। उसी तरह से आप किसी भी फील्ड में कितने ही बड़े टॉप पे हो, लेकिन किसी भी दूसरे फील्ड में अगर टॉप पे जाना चाहते हो तो उस फील्ड की एजुकेशन के अंदर आपको निपुण होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। महिपाल सर, ये बताइए कि एक फ्रेशर यहाँ आता है और प्लान समझता है, प्रोडक्ट भी समझता है, और ये सोच के आता है कि मैं यहाँ कुछ करूँगा, तो उस फ्रेशर के लिए कोई मैसेज दीजिए कि उसे ऐसे कौन से 5 बदलाव आते ही कर लेने हैं अपने अंदर कि वो इस बिजनेस के लायक बन जाए और या कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी वो प्राप्त कर सके। जब भी एक फ्रेशर आता है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आदमी वही बन जाता है जो पहले अपने दिमाग में सोचता है। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग पहले किसी न किसी पेपर पे बनी है, उसके बाद वो मूर्त रूप में बनी है। तो आप अगर बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप मन से अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आप इस काम में कामयाब हो सकते हो। आपका माइंड सेट, उसमें कामयाब होने के लिए माइंड सेट करना जरूरी है। मतलब आपने कहा कि सबसे पहला बदलाव है सोच में बदलाव। सोच में बदलाव है कि आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये डर पैदा खत्म करना पड़ेगा कि मैं क्या पता कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, चलो ट्राई करके देख लेता हूँ। ये नहीं, आपको पहले दिन ही ये बदलाव अपने आप में करना है कि मैं बिजनेसमैन बनने के लिए पैदा हुआ हूँ और बहुत जल्दी बहुत बड़ा बिजनेसमैन इस फील्ड में मैं बनने वाला हूँ। बदलाव नंबर 1। नंबर 2, आपको हर बिजनेस की, हर नौकरी की एक ड्रेस कोड होता है, और किसी भी फील्ड में जब आप जाते हो तो लोग आपसे नहीं, आपके ड्रेस कोड से आपकी हैसियत का और आपकी ताकत का पता लगाते हैं। जैसे किसी के घर में कोई सिविल ड्रेस में कोई चला गया और कोई भी डांटने लग गया तो आदमी थप्पड़ मार देगा, लेकिन वही इंसान अगर पुलिस की ड्रेस के अंदर किसी के घर में चला गया तो घर में चाहे 5 लोग क्यों ना हो, एक पुलिस वाले के सामने हाथ उठाने से डरेंगे। यानी कि उसके अंदर ताकत नहीं है, उसके ड्रेस कोड उसके पद को प्रेजेंट कर रही है। तो आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने ड्रेस कोड में बदलाव करना पड़ेगा। हो सकता है आप गांव में कुर्ता पजामा पहनते थे, आप 24 घंटे जीन्स पहन के घूमते थे, लेकिन यहाँ का जो ड्रेस कोड है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 3, आप इस बिजनेस में आ रहे हो तो 2 चीज़ें कभी एक साथ नहीं चल सकती, पर्सनल और प्रोफेशनल। शुरू में हम हॉट लिस्ट पे काम करेंगे, तो हॉट लिस्ट में काम करेंगे तो कोई आपका दोस्त होगा,
कोई आपका रिलेटिव होगा, कोई आपका पड़ोसी होगा। हो आज से पहले हम उनसे तू तड़ाक से भी बात करते थे। हम अभद्र भाषा में भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, एक आदत होती है कि कैसे भी अभद्र भाषा प्रयोग करके भी आपस में बात करते हैं। तो आज अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो तो आपको सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको शब्दों का चयन अपनों के साथ सोच समझ के करना पड़ेगा। आपको जैसे किसी को तू बोलना है तो उसको खत्म कर देना है, आपको आप शब्द का ही इस्तेमाल करना मतलब इससे मैं समझूं स्पीकिंग स्किल्स में है। बदलाव, आपको स्पीकिंग स्किल में बदलाव करना पड़ेगा। 3 हो गए। उसके बाद आपको अगर कहीं भी जरूरत है तो एक फ्रेशर को जब आता है तो सबसे पहले उसको अपने ऊपर विश्वास करने के साथ साथ कंपनी पे भी विश्वास करना पड़ेगा। और कंपनी पे विश्वास तब होगा जब वो कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेगा, प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, तो वो जिस कॉन्फिडेंस से लोगों को बताता था उससे डबल कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट को शेयर करेगा। आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहले ही दिन आपको प्रोडक्ट का यूजर बन जाना है। आप हमारी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हमारे, मैं ये नहीं कहता कि डायबोटोक हर आदमी पिए, उसको ज़रूरत नहीं है, कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, लेकिन जो भी घरेलू यूज के और होम केयर के जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं जो घर में यूज हो सकते हैं, वो फ्रेशर पहले ही दिन अपने लिए और अपने परिवार के लिए अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट यूज करवाना शुरू करते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो लोग आपके प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे। हाँ, मतलब एक फ्रेशर आया, उसे हमने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जैसे उसे प्रोडक्ट पे विश्वास हो गया तो उसका कॉन्फिडेंस ही प्रेजेंटेशन का अलग होगा। और बिल्कुल। 5वां पॉइंट, पांचवा बदलाव आपको ये करना है कि आज से पहले हो सकता है आप किसी पद पे थे, आपको जिन्होंने ज्वाइन कराया उनसे उम्र में बड़े हो, जिन्होंने ज्वाइन कराया आप उनसे एजुकेशन में ज़्यादा हो, आपको जिन्होंने ज्वाइन कराया वो आपके साथ जॉब कर रहे हो लेकिन आपका पद उनसे बड़ा है। तो कई बार आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे से कम एजुकेटेड आदमी से, मेरे से कम पढ़े लिखे आदमी से, मेरे से डाउन में जो जॉब कर रहा है उसकी बातों को मैं क्या मानूं, उसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आप याद रखिए, आप जब भी किसी दूसरे फील्ड में जाते हो तो उस आप एक फील्ड के हीरो हों लेकिन दूसरे फील्ड के हीरो नहीं हो। दूसरे फील्ड का हीरो वो है जिस आदमी ने आपको ज्वाइन कराया है, क्योंकि वो आपसे कुछ दिन पहले इस बिजनेस में आया है और उसने इस बिजनेस में कामयाब होने की स्किल डेवलप करी है। तो आज के बाद आपको जिन्होंने भी ज्वाइन कराया, जो आपके एक्टिव अपलाइन हैं, जिनकी गाइडलाइन में आप काम कर रहे हैं, उनके प्रति आप समर्पित होकर काम करना शुरू कर दो। आप समर्पण भाव उनके प्रति दर्शा दो, आप कामयाब हो जाएंगे। इसमें मेरे पास सर एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर हमसे कोई उम्र में बड़ा आया है या पद में कद में बड़ा आया है और वो हमें अपना अपलाइन एक्सेप्ट करता है, तो अपलाइन का भी एक फ़र्ज बनता है कि उसको रिगार्ड और रिस्पेक्ट दे। वो बिल्कुल, क्योंकि उसे भी एक वो रहता है कि यार मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा इतना बड़ी पोस्ट है, अब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आता हूँ गया, ये मेरा अपलाइन तो है, लेकिन अगर वो बॉस जैसा बिहेव करता है ना, तो वो मैंने देखा है, इससे काफ़ी नेटवर्क क्रैश हो जाता है लोगों नहीं, ये को। और बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में लोग पैसे के साथ साथ सम्मान के लिए भी आते हैं। तो चाहे आज हमारी टीम में कोई फ्रेशर आया और किसी का रैंक टोपाज है, तो उस टोपाज का काम बनता है कि वो अपने अपलाइन रूबी स्टार का जिस तरह से सम्मान देता है, रिगार्ड करता है, वैसे ही फ्रेशर का भी रिगार्ड करना चाहिए। क्योंकि कोई आदमी पैसे को छोड़ के आपसे जा सकता है, सही बात। लेकिन अगर आपके पास सम्मान उसको मिल रहा है, आपने उसका रिगार्ड किया है, तो कभी अगर उसका चेक भी नहीं आएगा ना तो भी आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। लोग आपके साथ पैसे से रुके या ना रुके, लोग आपके व्यवहार और आपके दिए गए सम्मान से आपके साथ पक्का रुके रहे। बहुत बड़ी बात, ये सबको फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, चाहे किसी भी रैंक पे चला जाए।